स्वागत है साथियों। अभी पिछले दिनों ही यूपी हायर की परीक्षा कंप्लीट हुई है हिंदी साहित्य से। जिन लोगों के विषय हिंदी थे उन लोगों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। इसमें हम पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे कौन कौन से प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं और क्या संभावित कट ऑफ हो सकती है। तो आप इन प्रश्नों को देखने के बाद खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने लोग बेहतर कर सकते हैं इन प्रश्नों को। तो हम सारे प्रश्नों के उत्तर को इसमें मिलाएंगे। देखते हैं, पहला अगर प्रश्न देखें कि इसमें था विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस प्रकार की किस विधा की रचना है। तो ध्यान रखेंगे, ये तो आप जानते हैं कि जीवनी विधा की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस कितने कांडों में है? तो 7 कांडों में है। ये सारे प्रश्न बहुत ही वन लाइनर यानी कम से कम ऐसे 15 से 20 प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत सामान्य थे। आप सभी जानते हैं महिला आंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा धरा, यह उक्ति किसकी है? खुसरो की है। मिलान कर लें आप लोग इसको। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए फोनेटिक कीबोर्ड का मुख्य आधार क्या है? तो फोनेटिक कीबोर्ड का जो मुख्य आधार है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों का जो साम्य है उसके आधार पे फोनेटिक कीबोर्ड काम करता है। तो आप इसको सशंकित भी देख सकते हैं या इसको मिलान कर सकते हैं आप लोग। मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक होगा। इसके अलावा कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जिस पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे फिर भी बातचीत करके कि आप लोगों के अनुसार भी क्या हो सकता है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, हमारे नंबर पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये अगला प्रश्न देखें, अगर हम जो प्रश्न संख्या इसमें 36 है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटककार भारतेंदु युग के हैं? ऑप्शन में लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी। और देख लेते हैं, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, ये सब जो है द्विवेदी युग के हैं लगभग। जयशंकर प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, सुदर्शन, इनमें से भी नहीं है, तो ये भी गलती। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, ये सही उत्तर हो जाएगा। मेरा परिवार रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो ये आपको पता ही है, मेरा परिवार, महादेवी वर्मा। शिवा बावनी किसकी कृति है? तो शिवा बावनी भूषण जी की रचना है, ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तो सदानंद सलवास जी को ध्यान रखना है। कई प्रश्नों के उत्तर आपके अनुसार यदि गलत होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इसमें संभावित उत्तर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न संभावनाओं पे ही हैं। आयोग क्या मानता है ये डिपेंड करता है। लेकिन इस बार की जो परीक्षा थी, पिछली परीक्षा के अगर परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखेंगे तो ये काफ़ी स्तरीय थी, इसके प्रश्न स्तरीय थे और कई सारे प्रश्न पाठ्यक्रम पे आधारित थे। ऐसा नहीं था कि पाठ्यक्रम की रचनाओं से प्रश्न नहीं आए थे, इसलिए संतोषजनक और बेहतर पेपर इसको मान सकते हैं। इसलिए बहुत श्योर हो कि कई सारे प्रश्नों के उत्तर आप नहीं कह सकते कि ये सही है। हम देखते हैं उसके अलावा, जैसे नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, रमेश चंद्र शाह का आलोचना कर्म इतिहास चिंतन परंपरा और संस्कृति का भरा पूरा संसार है। और कारण है, शाह के पास अपने ढंग का मूल्य विवेक है। तो संभवतः इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर इसकी सही व्याख्या करता है। सुमेलित कीजिए, सुधाकर पत्रिका, प्रजामित्र, तत्वबोधिनी, बंगदूत। तो बंगदूत का अगर प्रकाशन वर्ष 1829 माने तो डी का पहला, तो डी का जो पहला है वो किसी एक में ही है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस रूप में आप इसको मिलान कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और प्रश्न, जैसे यूनिकोड के विषय में एक प्रश्न पूछा हुआ था। यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन में है, यूनिकोड देवनागरी वर्णों के लिए सार्वभौमिक कोड निर्धारित करता है जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एकरूपता बनी रहती है। यूनिकोड प्रणाली में देवनागरी लिपि का उपयोग केवल वेब ब्राउजर तक सीमित है। ये गलत है, यूनिकोड केवल वेब ब्राउजर तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, सब पे वो यूनिकोड प्रणाली के तहत देवनागरी का यूज़ किया जा रहा है। यूनिकोड देवनागरी लिपि को केवल एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम तक रखता है, गलत, स्पेसिफाई नहीं है कुछ। यूनिकोड में देवनागरी वर्णों को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड दिए जाते हैं, गलत। यूनिकोड का काम है, यूनिकोड में मंगल,
कोकिला, अपराजिता, बहुत सारे फॉन्ट हैं जो यूनिकोड से डेवलप हुए हैं। तो यूनिकोड क्या करता है? यूनिकोड देवनागरी वर्णों के लिए सार्वभौमिक कोड निर्धारित करता है, जिसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एकरूपता बनी रहती है। हर जगह पे यूनिकोड का यूज आप करते रहेंगे तो एक ही जैसे शब्द लिखे जाएंगे, एक ही टाइपिंग होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग को बहुत आसान यूनिकोड ने बनाया हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने तथा उसके क्रमिक विकास हेतु किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है? ऑप्शन में हिंदी को राजभाषा घोषित करते हुए अंग्रेजी के सीमित काल तक सह प्रयोग तथा उसके विकास हेतु निर्देश। तो संवैधानिक व्यवस्था क्या है? तो देखेंगे आप डी वाला, अगर देखें कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को केवल न्यायपालिका तक सीमित रखा जाए, गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हिंदी को केवल सांस्कृतिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, गलत है। हिंदी को तत्काल राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की भी बात नहीं हुई थी। हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित करते हुए अंग्रेजी के सीमित काल तक सहयोग, 15 वर्षों का जो कार्यकाल 10 वर्षों का रखा गया था, वो सारी बातें इसमें है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है? बी है 2 संकेत चिन्ह 1 ध्वनि, गलत। सरलता का अभाव, गलत। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है लिपि में स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता। तो प्रश्न ऐसे थे कि जटिल थे ही नहीं, बहुत कठिन थे ही नहीं, आप सभी लोग लगभग इन प्रश्नों के उत्तर जान रहे थे। और ये कोई भी जो भी परीक्षार्थी था, यदि रुक करके ठहर के इन प्रश्नों को पढ़ के उत्तर दे रहा होगा तो संभवतः सही उत्तर तक पहुंच चुका होगा, ये संभावना होती है। परीक्षा हॉल का जो दबाव होता है, कई बार हम बहुत सामान्य प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं, तो ऐसी संभावनाएं होती हैं। कुछ प्रश्न 70 प्रश्नों में 2-4 प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो हम जानते हुए हमसे गलतियां हो जाती हैं, और ये लगभग सबके साथ है। कोई किसी प्रश्न पे ऐसा उसके साथ होता है, किसी के साथ किसी अन्य प्रश्न पे, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का कालानुक्रमिक सही अनुक्रम क्या है? तो अभी फ़िलहाल मुझे अगर देखें तो ये 1886 मैथिली शरण गुप्त जी का है, 1864 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, संभवतः नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और रामचरित उपाध्याय ये होना चाहिए। क्या सही उत्तर है? आप लोगों ने, यदि किसी ने मिलान किया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी हम देखते हैं और प्रश्नों को। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी रचना चतुर्सेन शास्त्री की है? तो वैशाली की नगरवधु, ये आप लोगों ने देखा हुआ था, वैशाली की नगरवधु, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों की वर्ण विषय के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? ऑप्शन में था बसंती उपन्यास में महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों और विस्थापन के संघर्ष को दिखाया गया है। दूसरा है आपका बंटी में पारिवारिक विघटन के बीच बच्चों के मनोविज्ञान की तुलना में राजनीति को प्रधानता दी गई है। अब जिसने आपका बंटी पढ़ा होगा वो इस पंक्ति पर पहुंचते ही वो समझ जाएगा कि यही असत्य कथन है कि आपका बंटी पारिवारिक विघटन के बीच बच्चों के मनोविज्ञान की तुलना में राजनीति को प्रधानता देता है। गलत है, क्योंकि बच्चों के मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान को ही केंद्र में रख के ये उपन्यास लिखा गया है। राजनीति को प्रधानता देने जैसी कोई बात इसमें आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी। तो यही असत्य कथन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान वाले तो ऐसे सारे प्रश्न थे कि आप लोगों ने सबने सही किया होगा। जैसे संवत 1050 से 1375 तक ये कौन सा काल है? तो ध्यान रखेंगे ए का डी हो जाएगा, ये ए का चौथा हो जाएगा। तो ए का चौथा किस में सही है? और किसी में देखेंगे आप तो ए का चौथा सही नहीं था, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों के विकास के संदर्भ में जॉन वूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो वूलर जो है वो उत्तरी सामी यानी सेमेटिक लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है, इन कहानियों के शिल्प, संवेदना और आधुनिकता बोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी सेवानिवृत्ति के बाद गजाधर बाबू के अपने ही परिवार में अजनबीपन और फालतू हो जाने की त्रासदी को चित्रित करती है। सही बात है ये। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को डॉक्टर नामोर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है, जो अकेलेपन और प्रतीक्षा के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित है। सही है।
कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत कहानी महानगरी जीवन की आंतरिकता और संवेदनहीनता पर तीखा प्रहार करती है, जहां एक अर्थी के साथ चलने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में मशगूल हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिल्ली में एक मौत इस कहानी के विषय में ये सही है। उसकी अर्थी में लोग अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में मशगूल हैं, बहुत सारे लोग बचते हैं, उसकी अर्थी में जाना नहीं चाहते हैं। तो ये बात भी सही है, ये कथन भी सही है। मलबे का मालिक भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है, जिसमें मोहन राकेश ने गनी मियाँ के माध्यम से मानवीय संवेदना और सांप्रदायिकता के द्वंद्व को दिखाया है। ये बात भी सही है। जहां लक्ष्मी कैद है कहानी राजेंद्र यादव द्वारा रचित है, जो लक्ष्मी पात्र के माध्यम से आर्थिक विवशता और पारिवारिक घुटन के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि आर्थिक विवशता और पारिवारिक घुटन का ही माहौल है, जिसमें लक्ष्मी जो पात्र रहती है वो घुट करके पिस के पूरी तरह से उसे दौरे आने लगते हैं, वो बंधक का जीवन जी रही होती है। तो ये एक घुटन का माहौल है, पारिवारिक घुटन का मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। तो आप देखेंगे कि लगभग इस प्रश्न का 1 2 3 4 5 सभी ऑप्शन ये सही हैं कहानी के द्वंद्व और शिल्प संवेदना आधुनिकता बोध की दृष्टि से। तो ये मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर होगा, सभी ऑप्शन सही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। अगर कुछ डिफरेंट आपने कुछ पढ़ा हो या कहीं आपने कुछ सोचा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। अभिकथन है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। तो ये सही बात है, कबीर ने लिखा हुआ है। कारण है कि केवल 2.5 अक्षर पढ़ने से ही कोई पंडित हो सकता है, तो ये बात गलत है। तो केवल ए सही है, आर असत्य है। ठीक है, इसे इस रूप में मिलाएंगे। अब देखते हैं कि संरचनावाद, इनके प्रवर्तकों के नाम से वाद और प्रवर्तकों के नाम से मिलान करना है। तो संरचनावाद का अगर हम संस्यूर से मिलाएं तो ए का दूसरा 2 में सही है। इसके बाद अगर हम देखें कि विखंडनवाद देरिदा का है, डी का चौथा, तो डी का चौथा केवल इसमें सही है। तो ये आप मिला सकते हैं कि इसका सी उत्तर सही होगा। तो कुछ ऐसे ही ट्रिक लगा करके आप देखेंगे। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 कथन हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को आर को कारण माना गया है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। सबलाइम जिसे कहा है, हमने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ था कि लॉन्जाइनस ने उदात्त को सबलाइम कहा हुआ है, ये उसका प्रमुख तत्व है। और लॉन्जाइनस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद प्रदान करता है, तो आनंद की प्राप्ति तक लॉन्जाइनस का भी सिद्धांत जाता है। तो दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही होगा। ये एक प्रश्न है बदिउज्जमा का छठा तंत्र। ये छठी तंत्र लिखा है, किसी को क्लेम करना हो तो इसी पे कर सकते हैं जिनका गलत हुआ हो, कि छठी तंत्र नहीं छठा तंत्र है। इन रचनाओं में किस शैली का यथेच्छ प्रयोग हुआ है। तो बदिउज्जमा के विषय में कहा जाता है ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, ये उनका उपन्यास है प्रगतिवादी उपन्यास। तो प्रगतिवादी कॉमेडी और हास्य तो मुश्किल है, व्यंग या फैंटेसी 2 में से कोई एक हो सकता है। मैंने बहुत अभी अच्छे से इसको देखा नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को जानकारी हो तो बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यंग शैली का यथेष्ट प्रयोग हुआ होगा, इसे देख लीजिएगा। या फिर फैंटेसी भी हो सकता है, 2 में से कोई एक होगा, कंफ्यूजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास के संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष माना जाता है। तो कहानियों का विकास ही सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष हम सभी ने पढ़ा था 1900। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करना है आपको। देखेंगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो आप इसे मिला दीजिए, तो ये कबीर से जाकर के मिल जाएगा। तो ए का तीसरा जिसमें हो, ए का तीसरा 2 में है। उसके बाद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये रैदास जी की पंक्ति है, तो इसे मिलाएंगे तो बी का पहला, तो बी का पहला इसमें है, तो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न 2 कथन हैं, इसे वही अभिकथन और कारण देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का राजनीतिकरण करना था, और कारण दिया है सभा ने राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ साथ वैज्ञानिक और साहित्यिक स्वरूप को भी समृद्ध किया। तो पहला जो अभिकथन है वही गलत है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना तो 1893 में हुई, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का राजनीतिकरण करना तो कतई था ही नहीं।
पांडुलिपियों की खोज, उनका प्रकाशन, हिंदी भाषा की और साहित्य की जो वृद्धि, ये इसका उद्देश्य था। तो आर तो सही है लेकिन ए गलत है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आर सत्य है, ए असत्य है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंकाल उपन्यास किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है, ये आपको पता ही है। विरोधाभास को काव्य की भाषिक संरचना कौन सा आलोचक मानता है? तो वॉरेन इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए का तीसरा दो जगह है। दीपशिखा अगर हम देखें तो ये महादेवी वर्मा, बी का पहला। ठीक है, तो बी का पहला केवल एक में, इसका डी उत्तर। ए यहाँ भी बी का पहला है। ठीक है, सी का दूसरा आप देखिए, नौका बिहार, ये पंत जी का है। ठीक है, सी का दूसरा ये वाला आपका सही उत्तर हो रहा है। चलिए कहानियों के विषय में हम देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कहानियों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं उनकी विचारधारा और शिल्प के आधार पे, तो उसे हम देखेंगे। जैसे इसमें है, इन कहानियों के शिल्प और विचारधारा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। जैसे दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद जी ने देशभक्ति को ईश्वरीय प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया है। नीचे ताई कहानी में रामेश्वरी का चरित्र प्रारंभ से ही वात्सल्य और ममता से परिपूर्ण दिखाया गया है। चौथा, कानों में कंगना कहानी में योगेश्वर और किरण का प्रेम आधुनिक नारीवाद की अभिव्यक्ति है, पहली अभिव्यक्ति है। कफन कहानी घीसू और माधव के माध्यम से दलित चेतना के सकारात्मक उत्थान को रेखांकित करती है। तो आप देखेंगे कि दलित चेतना के सकारात्मक उत्थान को क्या दिखाती है? गलत है ये, पूरी तरह से उनके जीवन की ट्रेजेडी और उनके समाज की जो नग्न सच्चाई है उसको दिखाती है वो, तो ये गलत होगा। कानों में कंगना में योगेश्वर और किरण का प्रेम आधुनिक नारीवाद जैसा उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत टिपिकल टाइप का है। ताई कहानी में रामेश्वरी जो रहती है उसके बच्चा नहीं होता है, तो प्रारंभ से ही पहले तो वो बहुत क्रूर हो जाती है, बहुत हृदयहीन हो जाती है। बाद में वो कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो वात्सल्य और ममता से परिपूर्ण दिखाई पड़ती है, इसलिए ये भी गलत होगा। सही है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन में प्रेमचंद जी ने देशभक्ति को ईश्वरीय प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था की अव्यवस्था और न्यायहीनता पर तीखा व्यंग प्रस्तुत करती है। अगला पॉइंट है, नाटक में टके सिरबाजी टके सिर खाजा उक्ति आर्थिक समानता के आदर्श को दिखाती है। गलत है, कोई आर्थिक समानता जैसी कोई बात ही नहीं है। यह नाटक हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करती है। सही बात है। नाटक का शिल्प मुख्यतः करुण रस पर आधारित है, तो करुण रस जैसा कुछ नहीं है, ये हास्य व्यंग है ये। तो पहला और तीसरा ये दो ऑप्शन सही हैं, तो ये सी इसका सही हो जाएगा। बात करें सह संवेदना और साइनेस्थेसिस की, तो साथियों हमने अपने टेस्ट सीरीज और अपनी क्लासेस नोट्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी पढ़ी हुई थी, जिसमें आपको आप देख रहे होंगे कहानियों से संबंधित भी जो नोट्स रहे होंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण, जो क्लासेस थी कहानियों की वो उसने काफ़ी हेल्प किया होगा आपको कहानी के विषय में समझने के, जिससे आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सही उत्तर होगा। जैसे हमने साइनेस्थेसिस की बात की थी कि साइनेस्थेसिस किसके काव्य सिद्धांत में प्रयोग होता है, तो रिचर्ड्स इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित करना है इन प्रश्नों को। तो दोस्तों इस बीच में हमने यूपीजीडीसी की बैच चला रखी है, जिसमें कई सारे साथी जुड़े हुए हैं और हम 20 तारीख से लगातार यूपीजीडीसी के जो 40 दिन बचे हुए हैं हम संपूर्ण ढंग से प्रामाणिक पुस्तकों से उसका अध्ययन करेंगे। और हमने देखा कि पिछली जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी है उसने हमें सोचने समझने पे, सारी रचनाओं से परिचय में बहुत मदद की है। आप लोग क्या राय रही है क्लासेस को लेके, आप लोग गूगल फॉर्म के माध्यम से भी जो हमने ग्रुप में प्रोवाइड कराया है उसमें भी राय दे सकते हैं, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि कितनी हेल्पफुल है हमारी क्लासेस आपके लिए। तो यूपीजीडीसी की बैच भी हम उसी तरीके से चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते हैं, जैसे सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह की जो इनका निबंध है ए का तीसरा अगर आप देखें तो आचरण की सभ्यता, रामचंद्र शुक्ल जी का अगर देखें तो श्रद्धा और भक्ति, ठीक है, श्रद्धा और भक्ति देखें तो बी का दूसरा, तो ये आप मिला लेंगे तो इस तरह से आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं, यहां भी सुमेलित करना है। जैसे बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा,
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का दूसरा और किसी में नहीं है। अगला प्रश्न है, सुधिया उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है? तो इसे ध्यान रखना है कि यह संस्मरण विधा की रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वर्धा में कौन सी समिति कार्यरत है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये दिल्ली में है, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में है, नागरिक प्रचारणी सभा बनारस में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारक वाला ही, कि अभिकथन देखें, जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया का चरित्र भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग और विश्व बंधुत्व की भावना को अभिव्यक्त करता है। सही बात है। नाटक के अंत में कार्नेलिया चाणक्य की कूटनीतिक चालों से त्रस्त होकर सिकंदर के साथ पुनः यूनान लौट जाती है। गलत बात है, ये गलत है। तो ध्यान रखेंगे, केवल ए सही है, ए सत्य है, आर असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीड़ों पर चांदनी यह यात्रा साहित्य किसने लिखा है? तो ध्यान रखेंगे, निर्मल वर्मा जी का है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये किसकी रचनाएं हैं? तो ध्यान रखना है कि ये विद्यापति जी की रचना है। चलिए यहां देखते हैं, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन सभी का मिलान किया होगा। उम्मीद है बहुत अच्छा आपने किया होगा, इसलिए सभी का जो मानना है कि मेरिट बहुत अच्छी जाने वाली है। ये मान के चलिए कि हिंदी में लगभग सभी लोगों को ठीक ठाक स्थिति में 70 में 65 तक काफ़ी लोग पहुंच रहे थे, कि 70 में तो 65 सवाल ऐसे थे कि हमें आ ही रहे थे। कुछ ऐसे थे जो हमें 4-5 सवाल 6 सवाल नहीं आ रहे थे। तो 65 तक अगर आप मान के चलें कि बहुत सारे लोगों को अगर आ रहा है, उसमें भी मानवीय गलतियों से आप 4-5 प्रश्नों को मान लें, तो हिंदी में 60-62 सही होने की संभावना फिर भी है। जिन लोगों ने भी पढ़ाई की होगी पूरे सिलेबस को या हिंदी को लगातार रिवाइज कर रहे होंगे, तो 60 से 62 तक होना मतलब किसी भी स्थिति में कम नहीं है, होगा ही होगा। और जीएस की बात करें तो जीएस भी इसी तरीके का था कि आप अनुमान से ठीक कर सकते हैं इन प्रश्नों को, क्योंकि डेटा बहुत नहीं पूछा हुआ था। उपयुक्त कथन, उपयुक्त रणनीति, इसी टाइप की बातें पूछी गई थी। तो वो भी आप अगर चाहेंगे, अगर आपने बेहतर किया होगा, तो लगभग 20 प्रश्न, 18 से 20 प्रश्न 30 में मिनिमम लोगों ने सही किए हो। तो ये ऐसे आप लेंगे तो लगभग 80 प्लस मेरिट जाने की संभावना हो सकती है। तो देखेंगे जैसे देवराज का उपन्यास, अजय की डायरी देखें तो ए का चौथा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का साक्षात्कार निम्न में से किसने लिखा था? तो देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। आप देखें कि जैसे बनारसीदास चतुर्वेदी ने चिट्ठी पत्री का संकलन किया हुआ है उनके पत्रों का, तो सभी लोगों ने संभवतः मान करके किया होगा, लेकिन मुझे इस पर डाउट है। देखेंगे जल्दी इसको हम छानबीन करके इसके विषय में बताएंगे। यदि आपको जानकारी हो, आपने चिट्ठी पत्री पढ़ा हो और उसकी भूमिका में या कहीं कोई बात आई हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे और बेहतर ढंग से देखेंगे। तो साथियों, अभी हम 72 प्रश्नों को हमने हल किया हुआ है। अगले हिस्से में आपको आगे के 73वें प्रश्न से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में आगे के प्रश्नों को हल करने के साथ। और ये सूचना आप सभी के लिए है कि आप यूपीजीडीसी की बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके लगातार अपनी तैयारी को 40 दिनों तक रिदम में रख सकते हैं। आप अपने से भरपूर तैयारी करें, और बैच के माध्यम से आपको प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पे बेहतरीन प्रैक्टिस कराया जाएगा। बेहतरीन वन लाइनर के साथ ये पूरी क्लास कंप्लीट की जाएगी। तो जुड़ सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके, ये बैच ज्वाइन करेंगे और हम लगातार साथ में अध्ययन करेंगे इसका। मिलते हैं इसके दूसरे हिस्से में।